हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के कुछ टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पौध प्रजनन के प्रमुख सिद्धांत क्या है और दूसरा क्वेश्चन है आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन है चयन यानी सिलेक्शन की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौध प्रजनन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो पौध प्रजनन के प्रमुख सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर पौध प्रजनन वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप में परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य के लिए अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसका पहला है आनुवंशिक भिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। प्रजनन का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत भिन्नता है। यदि किसी खेत के सभी पौधे बिल्कुल एक जैसे होंगे तो उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। शुरुआती है भिन्नता प्राकृतिक रूप से हो सकती है, ऐसे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन या पॉलीप्लाइडी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है, तो प्रजनक इसी भिन्नता में से सबसे अच्छे गुण वाले पौधों को चुनता है, यह इसका महत्व होता है। उसका दूसरा पॉइंट है चयन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। यह पौध प्रजनन का सबसे पुराना और प्रभावी सिद्धांत है। इसमें उपलब्ध पौधों की आबादी में से श्रेष्ठ पौधों को छांटा जाता है। शुद्ध वंशक्रम चयन, इसमें ये दो विधि होती हैं। एक होता है शुद्ध वंशक्रम चयन जिसे प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं और दूसरी होती है सामूहिक चयन जिसे मास सिलेक्शन कहते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, खरीफ की स्वपरागित फसलों जैसे धान और मूंग में इसका उपयोग होता है। इसमें एक ही उत्कृष्ट पौधे की संतति को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें सामूहिक चयन, इसमें समान दिखने वाले बहुत से अच्छे बीज पौधों के बीजों को मिलाकर एक नई किस्म बनाई जाती है। अगला पॉइंट नंबर 3 है इसमें संकरण और पुनर्संयोजन यानी हाइब्रिडाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। जब हमें एक ही पौधे में दो अलग अलग किस्मों के गुण चाहिए होते हैं तब हम संकरण का सहारा लेते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है, तो मान लीजिए धान की एक किस्म ए अधिक पैदावार देती है और किस्म बी में सूखा सहन करने की शक्ति है। यानी ए जो किस्म है उसमें वो जो है अधिक पैदावार देती है और जो बी किस्म है उसमें सूखा सहन करने की शक्ति है। तो इन दोनों का क्रॉस करवाकर एक ऐसी संतान तैयार करना जिसमें दोनों के गुण हों, उसे ही हम संकरण कहते हैं। खरीफ फसलों में जैसे मक्का और बाजरा में संकरण के माध्यम से संकर ओज जिसे हेटेरोसिस कहते हैं प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 4 है इसमें फसलों की प्रजनन प्रणाली यानी ब्रीडिंग सिस्टम्स या मेटिंग सिस्टम जिसे कह सकते हैं। प्रजनन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि फसल में परागण यानी पॉलिनेशन कैसे होता है। तो पॉलिनेशन जो होता है फसल में दो प्रकार से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड इसमें धान, सोयाबीन, मूंग इनमें होमोजाइगोसिटी विकसित करना लक्ष्य होता है। और परपरागित फसलें मक्का, बाजरा इनमें हेटेरोसिस का लाभ उठाकर हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5 है इसमें संकर ओज यानी हेटेरोसिस और हाइब्रिड फिगर। यह खरीफ फसल सुधार का एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। जब दो अलग अलग गुणों वाले इन ब्रीड लाइनों का क्रॉस कराया जाता है तो मिलने वाली पहली पीढ़ी यानी F1 अपने माता पिता दोनों से श्रेष्ठ होती है। इसका उपयोग क्या होता है, तो मक्का और ज्वार में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है ताकि कम समय में अधिक पैदावार मिल सके। अगला पॉइंट है इसमें पॉइंट नंबर 6 अनुकूलनशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टेबिलिटी। एक अच्छी किस्म वही है जो अलग अलग वातावरण जैसे मिट्टी, तापमान, वर्षा में भी स्थिर पैदावार दे सके। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, प्रजनक यह सुनिश्चित करते हैं कि नई किस्म केवल प्रयोगशाला या खास कंडीशन में ही नहीं बल्कि किसान के खेत में भी अच्छा प्रदर्शन करे। अगला पॉइंट नंबर 7 है इसमें प्रतिरोधकता प्रजनन यानी रेसिस्टेंस ब्रीडिंग। खरीफ के मौसम में नमी और तापमान अधिक होने के कारण बीमारियों जैसे धान का झुलसा, अरहर का उकठा और कीटों का हमला ज़्यादा होता है। इसका सिद्धांत है इसमें जंगली प्रजातियों से प्रतिरोधी जीन को मुख्य किस्म में यानी बैक क्रॉस
विधि द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसका पहला पॉइंट में है पेडिग्री मेथड यानी वंश वृक्ष विधि, खरीफ फसलों में नई किस्में विकसित करने का सबसे लोकप्रिय विधि। इसमें हर पीढ़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा इसमें बैक क्रॉस मेथड, इसका उपयोग तब होता है जब किसी अच्छी किस्म में केवल एक कमी जैसे कोई बीमारी लगना को दूर करना हो, तब बैक क्रॉस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आइडियोटाइप ब्रीडिंग, पौधे का एक आदर्श ढांचा तैयार करना, जैसे धान के पौधे की ऊंचाई कम हो ताकि वह गिरे नहीं और पत्तियां सीधी हों ताकि प्रकाश संश्लेषण अधिक हो। निष्कर्ष, पौध प्रजनन के ये सिद्धांत न केवल फसल की पैदावार बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें सूखे, कीटों और बदलती जलवायु के प्रति सहनशील बनाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है। आनुवंशिकता विविधता का अर्थ, यदि आप धान के किसी खेत को देखें और वहाँ सभी पौधे एक ही ऊंचाई के, एक ही समय पर पकने वाले और एक जैसी पैदावार देने वाले हों तो वहाँ विविधता शून्य है। लेकिन यदि कुछ पौधे ऊंचे हैं, कुछ बौने हैं, कुछ जल्दी पकते हैं और कुछ रोगों से लड़ने में सक्षम हैं, तो इसे ही हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार, यह विविधता पौधों के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप में अंतर के कारण होती है, जिसे वातावरण इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है। इसे हम इस समीकरण से समझ सकते हैं। बीपी, यहाँ बी का मतलब वेरिएबिलिटी और पी का मतलब है फिनोटाइप, और वीजी बी मतलब वेरिएबिलिटी और जी फॉर जेनेटिक, और बी यहाँ पर वेरिएबिलिटी और ई फॉर इन्वायरमेंट, यानी बीपी बराबर बीजी प्लस वीई यहाँ पर दिया गया है। इसका आनुवंशिक विविधता के मुख्य स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। आनुवंशिक विविधता के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो प्रजनक यानी ब्रीड इन स्रोतों से विविधता प्राप्त कर सकता है। इसमें पहला है प्राकृतिक संग्रह यानी जर्मप्लाज्म कलेक्शन, दुनिया भर से फसलों की विभिन्न प्रजातियों और उनके जंगली रिश्तेदारों के बीजों को इकट्ठा करना। अगला पॉइंट है इसमें संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग गुणों वाले पौधों का क्रॉस करवाकर नए जीन संयोजन बनाना। अगला इसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, रसायनों या विकिरणों जैसे गामा रेज द्वारा जीन की संरचना में अचानक बदलाव लाना। अगला पॉइंट है पॉलीप्लॉइडी यानी गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसी दूसरे जीव का उपयोगी जीन पौधे में डालना, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है वो एक आनुवंशिक इंजीनियर का एक एग्जाम्पल है। पौध प्रजनन में इसका महत्व क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है इसमें चयन का आधार यानी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, यदि विविधता नहीं होगी तो आप बेहतर पौधे का चुनाव नहीं कर पाएंगे। जितनी अधिक विविधता होगी सुधार की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी, इसलिए विविधता जरूरी है। दूसरा है अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी, विविधता के कारण ही फसलें अलग अलग जलवायु जैसे सूखा, बाढ़, गर्मी में खुद को जीवित रख पाती हैं। अगला पॉइंट है रोग प्रतिरोधकता, विविधता से ही हमें ऐसे जीन मिलते हैं जो कीटों और बीमारियों से लड़ सकते हैं। विविधता के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, एक होती है इंटर स्पेसिफिक और दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक क्या होती है, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच जो विभिन्नता होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। और एक ही प्रजाति के पौधों के बीच भिन्नता यानी एक ही प्रजाति के पौधों के बीच में जो भिन्नता होती है उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक, और दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में जो भिन्नता होती है उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। और जो इंटर स्पेसिफिक जो विभिन्नता होती है वो यह प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसका निष्कर्ष में है कि आनुवंशिक विविधता वह कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है जिसके बिना पौध प्रजनन की फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। खरीफ फसलों जैसे मक्का, बाजरा में हाइब्रिड बनाने के लिए इसी विविधता का उपयोग करके श्रेष्ठ इनब्रेड लाइन्स तैयार की जाती हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है चयन यानी सिलेक्शन की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। तो चयन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, किसी मिश्रित आबादी यानी मिक्स्ड पॉपुलेशन में से उन पौधों को छांटने की प्रक्रिया जिनमें वांछित और श्रेष्ठ लक्षण से अधिक उपज, रोग प्रतिरोधकता मौजूद हो और उनके बीजों को अगली पीढ़ी उगाने के लिए सुरक्षित रखना चयन कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह सबसे अच्छे को चुनकर खराब को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। चयन स्वयं कोई नई आनुवंशिक भिन्नता पैदा नहीं करता बल्कि यह केवल पहले से मौजूद भिन्नता का लाभ उठाता है। यहाँ पर चयन के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं।
पौध प्रजनन में चयन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक चयन और दूसरा है कृत्रिम चयन। यह प्रकृति द्वारा किया जाने वाला चयन है, यानी जो प्राकृतिक जो चयन है वो प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला चयन है। इसमें केवल वे ही पौधे जीवित बचते हैं और बीज पैदा कर पाते हैं जो बदलते वातावरण, सूखे या बीमारियों को सहन कर सकते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यह मनुष्य प्रजनक या किसान द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। प्रमुख कृत्रिम चयन विधियाँ। पहला इसमें सामूहिक चयन यानी मास सिलेक्शन। इसमें एक खेत में से समान दिखने वाले बहुत सारे श्रेष्ठ पौधों को चुना जाता है और उनके बीजों को आपस में मिलाकर नई किस्में विकसित की जाती है। इसे हम कहते हैं सामूहिक चयन या मास सिलेक्शन। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग स्वपरागित फसलें, स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड और परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों फसलों में होता है। गुण, यह विधि बहुत आसान और सस्ती होती है। उदाहरण इसके एग्जाम्पल है खरीफ फसलों जैसे बाजरा और मक्का में पुरानी किस्मों के सुधार के लिए। दूसरा इसमें शुद्ध वंशक्रम चयन जिसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। इसमें केवल एक श्रेष्ठ पौधे का चुनाव किया जाता है और उसकी संतति को अलग से उगाया जाता है। इसका सिद्धांत है एक शुद्ध वंशक्रम एक ही स्वपरागित पौधे की संतान होती है। इसका उपयोग क्या होता है? तो यह मुख्य रूप से स्वपरागित फसलों जैसे धान और मूंग में उपयोग होता है। गुण, इसमें विकसित किस्में बहुत अधिक समान यानी यूनिफॉर्म होती हैं। तीसरा इसमें क्लोनल चयन। यह उन फसलों में किया जाता है जिनका प्रवर्धन वानस्पतिक या वेजिटेटिव या एसेक्सुअल भागों द्वारा होता है। उपयोग क्या है इसका? आलू, गन्ना, शकरकंद, खरीफ फसलें। इसका सिद्धांत है एक ही क्लोन के सभी पौधे आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं। चौथा इसमें संतति चयन यानी प्रोजेनी सिलेक्शन। इसमें पौधों का चुनाव केवल उनके बाहरी रूप यानी फिनोटाइप को देखकर नहीं बल्कि उनकी संतानों के प्रदर्शन यानी प्रोजेनी टेस्ट के आधार पर किया जाता है। चयन के आधार यानी बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें चयन के दो आधार होते हैं, पहला है फिनोटाइपिक चयन, दूसरा है जीनोटाइपिक चयन। तो फिनोटाइपिक चयन में क्या है? पौधे की बाहरी दिखावट जैसे ऊंचाई, बालियों का आकार के आधार पर जो चयन किया जाता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक चयन। और जो जीनोटाइपिक चयन होता है वो पौधों के आनुवंशिक गुणों के आधार पर जो चयन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीनोटाइपिक चयन। यह और जो जीनोटाइपिक चयन होता है यह अधिक सटीक होता है। खरीफ फसलों में महत्व। खरीफ फसलों में इसका क्या महत्व होता है? तो चयन विधि का उपयोग करके ही भारत में धान की स्थानीय किस्मों से उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के लिए के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।